मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हर रोज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ न कुछ बातें कहता हूँ। ये सारी बातें इसलिए मैं कहता हूँ ताकि आप थोड़ा पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें माय डियर। क्योंकि देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो है आज का जो समय है ना, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का समय है। इसमें आप देख सकते हैं, पहले का एक टाइम था जहाँ अगर कोई बच्चा 60% नंबर लाता था तो मतलब गांव नगर में हर जगह हल्ला होता था कि इसका जो लड़का है वो 60% नंबर लेके आया, फर्स्ट डिवीज़न पास करके लिया, फर्स्ट डिवीज़न लेके आया है। पर अगर आज आप कहेंगे ना किसी को कि 60% सर नंबर आया, तो लोग हंसेंगे कि अरे ये देखो 60% ही नंबर इसके हैं, मेरे लड़के को या मेरा नंबर तो 80% है, 90% है। तो अभी 60% का जो चीज़ है ना, वो कोई इतना मायने नहीं रह गया है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा माय डियर, कि जो है आपको बहुत अच्छा मार्क्स +2 में लाना ही होगा। क्योंकि पूरी लाइफ में आप जहाँ तक भी पढ़ाई करेंगे माय डियर, ये +2 ही सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। यहाँ जो भी पढ़ाई करेंगे आप, वहीं सबसे ज़्यादा आगे काम आने वाला है। कोई भी दुनिया भर का कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे देंगे, वहाँ आपकी +2 लेवल तक जो कोई पढ़ाई हुआ है वहीं से क्वेश्चंस माय डियर आते हैं। तो +2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने साइंस चुना है माय डियर, आप सभी ने साइंस लिया है, तो साइंस के स्टूडेंट्स को तो कम से कम ये इस बात का थोड़ा ख्याल रखना होगा कि उन्होंने साइंस कुछ सोच के ही लिया है, और अगर सोच के लिया है तो उन्हें मेहनत करना ही होगा, तभी जा कर के उन्हें बहुत अच्छा सफलता मिल सकता है माय डियर। तो मैं बस आज यही कहूँगा कि आप जो है अपने प्रति, खुद के प्रति जागरूक रहिए माय डियर। क्योंकि एक बार अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो गया तो वो कोई बदल नहीं पाएगा। आपके माँ बाप काफ़ी दुखी हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार काफ़ी प्रेशर बनाएंगे, और हर किसी के यहाँ ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही भांपिए और समझिए कि ऐसा कंडीशन आपके साथ न आए, और आप एक बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ, ताकि हर कोई, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो दोस्त हैं, हर कोई आपसे ये चीज़ें खुशी जाहिर हो, आपके अंदर भी एक तरह का खुशी उत्साह माय डियर आए। तो चलिए आज का लेक्चर माय डियर हम लोग शुरू करते हैं। जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल ही हमने कैपेसिटर शुरू किया हुआ है, और मैंने बताया है कि कैपेसिटर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसके अलावा 2 नंबर के क्वेश्चन भी कैपेसिटर से अक्सर पूछते रहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उसी सिलसिले में हमने कल कैपेसिटर क्या होता है ये माय डियर आप सभी को समझाया था, और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें माय डियर हमने डिस्कस किया था। ये सब हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाएं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और पिछला लेक्चर जो करवाला वो ज़रूर के ज़रूर देखें माय डियर, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे आसानी से। अब चलते हैं आज का लेक्चर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई गोलीय कंडक्टर है, उसका हम कंडक्ट चाहते हैं कि कैपेसिटी कितनी होगी। यानी कोई गोलाकार, यानी कि वो क्या होगा, एक गोलाकार, एक स्फेरिकल क्या होगा, कंडक्टर होगा, और उस कंडक्टर की कैपेसिटी निकालनी है। मतलब ये कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर, उसकी कितनी कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की, वो कैपेसिटी हमें फाइंड आउट माय डियर करनी है। तो देखिए, कभी भी हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करेंगे ना, तो यकीन मानिए फिजिक्स के अंदर दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग हॉलो की बात करते हैं, हॉलो की बात करेंगे। ये हॉलो है, खोखला है, खोखले गोले की बात होगी। आपको पूरा ठोस जो गोला होगा उसकी बात हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं माय डियर। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हम तो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन एक्चुअल में कंडक्टर के पहले हॉलो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हॉलो कंडक्टर, खोखला गोला, खोखला आपका चालक होगा, कोई भी खोखला कंडक्टर होगा तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर सॉलिड है, चारों ओर मटेरियल है, तब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जानना जरूरी है। हम लोग खोखले की बात करते हैं, तो ये कोई खोखला गोला है आपका, कंडक्टर का बना हुआ है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोई मटेरियल हो। इसके लिए हमने बताना है कि कितनी कैपेसिटी होगी। बहुत आसान है।
तो जैसे ही किसी कंडक्टर को माय डियर चार्ज देंगे, मान लीजिए कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब चार्ज दीजिएगा ना सर, तो चार्ज क्या हो जाता है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी भी चालक की प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है कि वो क्या करता है, जितना भी चार्ज है वो अपने सरफेस पे लेके आ जाता है। तो ये कंडक्टर का सरफेस था, इस सरफेस पे क्या आ गया, पूरा चार्ज आ गया, जो चार्ज हमने इसको दिया हुआ है। मान लेंगे कि हमने इसको कितना चार्ज दिया हुआ है माय डियर, क्यू चार्ज दिया हुआ। ये इसका सेंटर है। फोटो समझ लीजिए, डेरिवेशन तो कुछ है नहीं है, ये डेरिवेशन इसकी कैपेसिटी नाम की है, 2 लाइन की है ही है, बस जो है वो लैंग्वेज समझना है, बस ये इसका सेंटर है। अब हम जानते हैं सर कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं सर। तो बोला ठीक है, बाहर निकाल दीजिए, ये रहा, बाहर निकाल दीजिए हमने, ये दीजिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर बाहर निकलती हैं। पर अगर हम ऐसा करें कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पीछे की ओर ले जाए माय डियर, यहां से निकल रही हैं, चार्ज से निकल रही हैं, पर इन सभी को अगर पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं माय डियर, तो सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना सर, इस सेंटर से निकल रहा है। इस अलग अलग सरफेस के अलग अलग पॉइंट से ये लाइन निकल रही थी, लेकिन अगर सभी लाइंस को पीछे की ओर अगर हम लेके जाएं तो हम देख रहे हैं सर कि ऐसा लग रहा है कि जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस सेंटर से निकल रहा है। यानी कि अगर इस सेंटर पे अगर हम चार्ज मान लें, इस सेंटर पे जो चार्ज चारों ओर फैला था उसको इस सेंटर पे मान लें, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पे एक चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा माय डियर, ये डिस्टेंस रेडियस आर होगा। तो चार्ज से यहाँ चार्ज है और जितना भी डिस्टेंस, रेडियस का हर पॉइंट, इस सरफेस का हर पॉइंट क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा, आर 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 सब सेम डिस्टेंस होगा। तो सेम कहीं पे चार्ज रखा है तो इसके चारों ओर सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। डिस्टेंस सेम है, चार्ज वही है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। इसीलिए हर पॉइंट पे क्या होगा माय डियर, इस सरफेस के ऊपर जितना भी पोटेंशियल होता है सबका सम क्या होता है, सेम होता है। तो बस हम लोग यही सारी चीज़ें, कंडीशन हम लोग मान लेते हैं माय डियर। फिर कैपेसिटी तो निकालना है, वो 1 लाइन की है। तो ये फोटो आप माय डियर ड्रॉ कर लेंगे अपने कॉपी में और फिर जस्ट हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट ऐसे मान लेते हैं, लेट spherical conductor, let a spherical conductor having radius r and center as point O। इस सेंटर को पॉइंट O हम लोग नॉर्मली हमेशा मान लेते हैं। तो मान लिया कि एक गोला है, गोला गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और केंद्र कितना है, r है, O है। लिख लीजिए, माना कि एक गोलीय चालक की त्रिज्या r तथा केंद्र बिंदु O है, ये मान लेंगे। फिर आगे मान लेंगे लेट, जो है सो थोड़ा सा लैंग्वेज है इसके अंदर, बाकी डेरिवेशन नाम का कुछ है नहीं। लेट प्लस क्यू चार्ज इज spread over the surface of the conductor फटाफट नोट कीजिए माय डियर। मान लिया है क्या कि प्लस क्यू चार्ज, अभी समझाया, मान लिया कि प्लस क्यू क्या चार्ज क्या है, चारों ओर सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा।
हिंदी में लिख लेंगे फटाफट। इस जो जो भी बात मैंने इसमें एज्यूम किया है, माना है, ये वाली लाइन, माना कि प्लस क्यू आवेश चालक के सतह पर चारों ओर फैला हुआ है। ये वाली लाइन लिख लेंगे वहाँ पे, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। एक लाइन और ऐड करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर appeared as it originated from the center of a sphere, so we assume plus q charge at the center of a sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इसके सेंटर से निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, इसीलिए हम लोग इसके सेंटर पे क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश को मान ले रहे हैं। है नहीं माय डियर, सरफेस पे है, चार्ज कहाँ है सरफेस पे, लेकिन हम मान रहे हैं कहाँ है, प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे है। फटाफट इसको आप नोट कर लेंगे इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले लिख लें फटाफट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः केंद्र पर प्लस क्यू आवेश मान लिया जाता है नहीं माय डियर, है सरफेस पे, मान रहे हैं बस। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, बस जो लैंग्वेज था वो मैंने लिखा दिया। अब लैंग्वेज नाम का चीज़ कुछ है नहीं, जो मैंने समझाया वो बातें आपको लिखा दी कि मान रखा। अब करना है क्या है माय डियर, सर हमको तो कैपेसिटी निकालनी है, तो सर कैपेसिटी Q इजकल टू C बाई C इजकल टू Q बाई V होता है। हम तो कल पढ़ चुके हैं सर कैपेसिटी का फार्मूला, मैंने बोला है एक ही फार्मूला है चैप्टर में, इसी फार्मूले से बाकी के फार्मूले ड्राइव होते हैं माय डियर। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैपेसिटी का फार्मूला C इजकल टू Q बाई V होता है माय डियर। इसका मतलब है कि सर अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है तो आपको पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। चार्ज तो हमको पता है, हमने Q चार्ज दिया है तो Q चार्ज हमारे पास है, लेकिन पोटेंशियल कितना है सरफेस पे वो हमें नहीं पता, तो पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये आपको कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले माय डियर क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। ये प्रोसेस है कि कोई भी डेरिवेशन कैसे करते हैं, हम लोग सोचते कैसे हैं डेरिवेशन को, कि आपको निकालना क्या है और क्या आपको दिया गया है, इन दोनों में मैचिंग करवाइए कि क्या है, क्या बीच की चीजें हैं, बस उसको पकड़िए, डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, C इजकल टू Q बाई V भी हमें निकालना है माय डियर। तो हम क्या जानते हैं माय डियर, वी नो दैट पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा बताइए। हम जानते हैं कि सतह पर विभव का मान होगा, कितना होगा माय डियर, अगर चार्ज यहाँ है तो इस सतह पे विभव का मान कितना हो जाएगा, एक चार्ज की वजह से विभव कितना होता है, पढ़ा चुका हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माय डियर। तो यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R ले लेंगे माय डियर। तो पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल मिल गया सर, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, सर इतना होगा। पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता होता है, इतना पोटेंशियल होता है। सर ये पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी का फार्मूला है, उठा कर रख दीजिए, हमें डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आ गया बस।
तो बस यही काम हमें करना है। मैंने बोला डेरिवेशन नाम का इसमें चीज़ है नहीं आपको, ठीक है। अब बोला सर कैपेसिटी निकालनी है तो C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। और सर भी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है सर, और Q बाई आर है। बोला ठीक है, रख दिया मैंने। अब क्या देखेंगे सर कि Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर, Q से Q कट गया, और देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R, ये तीनों क्या है इसके भी नीचे, इसके नीचे ये है और इसके भी नीचे ये है, तो ये तीनों जो है कहाँ चले जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे माय डियर। तो यहाँ से सर हमें मिल जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो सबसे नीचे हो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा माय डियर। तो यही हो गया, डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। आपको स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बस इतना ही डेरिवेशन है। ये 2 लाइन देख लीजिए, 2 लाइन है ही। जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज थोड़ा लिखना जरूरी था। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फोटो बनाएंगे, 2-4 लाइन लिखेंगे, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा माय डियर, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हमारे सामने आ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी इसी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है रेडियस पे। कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है माय डियर, कैपेसिटी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस पे नहीं। रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होने का मतलब कि कंडक्टर बड़ा होना, और जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। कल ही मैंने समझाया था कि कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है, और ये फार्मूला भी बता रहा है कि सर जो कैपेसिटी होगी वो साइज पे डिपेंड करेगी। अब सर यहाँ पे नोट लगाए हैं, इसका मतलब मीडियम कौन सा है सर, हवा है, हवा है। लेकिन बोला दूसरा मीडियम हो जाएगा तो सर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अदर मीडियम, दूसरे माध्यम के लिए, जब दूसरा माध्यम आएगा तो दूसरा माध्यम का विद्युतशीलता ले लेंगे। तो सर दूसरे माध्यम के लिए कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जो हवा है। अब नोट लगाया, देखिए ये नोट मैं शुरू से आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप लगातार हर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबको पता होगा कि सर ये नोट का मतलब यहाँ पे एयर है एक तरह से। तो अगर नोट हटा देंगे इसका मतलब हवा को छोड़ के कुछ और होगा, कोई दूसरा माध्यम होगा। तो बोला ठीक है, यहाँ पे हवा नहीं, नोट नहीं लगाएंगे, कोई और माध्यम हो जाएगा। इसीलिए अदर माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए क्या लगा देंगे, सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R हो जाएगा। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआत में सर एक रिलेशन पढ़े हुए हैं कि किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, सर वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर होती है। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर होती है। हम क्या जानते हैं कि किसी दूसरे माध्यम की जो विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर होता है। तो बोला हाँ सर होता है। एप्सिलॉन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख सकते हैं। यानी कि C इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं सर 4 पाई, इस एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख देंगे, इंटू कैपिटल R लिख देंगे। तो दूसरे मीडियम की परमिटिविटी हमारी, दूसरे मीडियम की में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। यानी कि अगर हवा था तो हवा के केस में सर इतना था, लेकिन अगर दूसरा माध्यम आ जाएगा तो ये इतना फैक्टर एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसका मतलब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी माय डियर, सापेक्षिक विद्युतशीलता होगी, बस उससे गुना करा दीजिएगा तो आपकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। मतलब हमसे ये कह दे, हमसे सुनिए क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। अगर हमसे कह दे कि सर एक कैपेसिटर है स्फेरिकल, उसकी हवा में, अगर उसको हवा में रखे हैं तो उसकी कैपेसिटी सर 10 माइक्रोफैराड है। हवा में रखे हैं तो उसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड है, और उसको उठा के सर पानी में रख दे रहे हैं। अब तो पानी में रख दे रहे हैं, और पानी की जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है सर, पानी की सापेक्षिक विद्युतशीलता सर 80 है। तो बताइए पानी में उसकी धारिता कितनी होगी। तो सर हमको पता है कि धारिता जो होती है वो हवा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये तो धारिता हवा में थी, तो बोला इसके जगह हवा रख देंगे, और हवा का मान दिया है सर 10, और एप्सिलॉन R सापेक्षिक विद्युतशीलता, बोला पानी में ले जा रहे हैं तो पानी की सापेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, बोला 80 है। तो बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 800 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
800 माइक्रोफैराड, उसकी कैपेसिटी पानी में ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी माय डियर? 800 माइक्रोफैराड हो जाएगी। और हवा में कितनी है? 10 है। ऐसा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये लिख लेंगे, अदर मीडियम के लिए है ये, और ये आपका 4πε0 इंटू आर किसके लिए माय डियर? जब हवा में होगी तब। ठीक है, तो माय डियर यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये अदर मीडियम और एयर में जब डिवाइड करवाइएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का भी फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो जाता है। ये सी अदर मीडियम के लिए था, अदर मीडियम के लिए था, यहां अदर मीडियम भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा माध्यम था, दूसरे माध्यम के लिए इतना है। और हवा के लिए कितना है सर? 4πε0 इंटू आर। तो इसमें जब 4πε0 इंटू आर से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर ना बचेगा। तो एप्सिलॉन आर बच गया माय डियर। यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता, उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी किसी दूसरे मीडियम में और उसी कंडक्टर की कैपेसिटी हवा में, जो रेशियो होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। किसका? उस मीडियम का, हवा को छोड़ के जो मीडियम है उस मीडियम का। तो आप ये नोट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया माय डियर। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। मुझे आशा है कि आप आसानी से ये डेरिवेशन कर देंगे, और गलती से अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल तो वो भी आप माय डियर सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलिए माय डियर, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से, न्यूमेरिकल के व्यू से, हर तरह से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बनाइए माय डियर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर या कैपेसिटी लगा लीजिए, पहले यहां लगा लीजिए कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी में लिख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माय डियर। अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। करना क्या है? बोला समानांतर प्लेट बनाना है सर। तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया है, समानांतर प्लेट का मतलब है 2 प्लेट ऐसे खींच दीजिए, जो दूसरा प्लेट होगा सर उसकी अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे सर? अर्थिंग कर देंगे। इस प्लेट को अगर हम प्लस चार्ज देते हैं, इस प्लेट को सर हम लोग क्या करते हैं माय डियर? इस प्लेट को हम लोग चार्ज सप्लाई करते हैं और इस प्लेट की कर देते हैं अर्थिंग। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? जमीन में, और इधर नेगेटिव चार्ज आता है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो सर डिस्टेंस है वो कितनी मान लेंगे? d है। बस चाहे तो इस प्लेट का नाम भी दे दीजिए, ये प्लेट नंबर b है, ये प्लेट नंबर c है, या c मत दीजिए। एक काम करते हैं, दूसरा मान लेते हैं, क्योंकि c से कैपेसिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो आपके। इसका नाम दे देते हैं p और इसका नाम दे देते हैं q। फिर q लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, हटाइए p और r ले लीजिए, p और r, क्योंकि q से चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं। चलिए, एक प्लेट है हमारा p, एक प्लेट है r। सर जैसे यहाँ इसको पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा, तो मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो आपको शुरू में माय डियर चैप्टर में पढ़ा रखा है, विद्युत प्रेरण, वो इसीलिए समझाया था कि कैपेसिटर में उसका इस्तेमाल होता है। तो कैपेसिटर में जैसे कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग 2 प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्लेट को चार्ज सप्लाई करते हैं, तो जैसे इस प्लेट का जो भी प्लस होता है वो रिपल्सन की वजह से दूसरे साइड, और निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इस साइड, इसके नज़दीक वाले साइड आ जाता है माय डियर। यही तो इंडक्शन फिनोमेना थी, विद्युत प्रेरण फिनोमेना थी, जिसमें आपको 2 बॉडी को आपस में टच नहीं करवाना था। इन दोनों को आपस में टच नहीं करवाया है, टच नहीं करवाना है, फिर भी चार्ज डेवलप करवा देना।
बिना किसी दो बॉडी को आपस में टच किए हुए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप करवा देना ही इलेक्ट्रिक इंडक्शन था। वही काम होता है, चार्ज हम इसको दे रहे हैं, चार्ज इसको नहीं दे रहे हैं, पर इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी अर्थिंग कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज हमने इसको सप्लाई किया तो सारा का सारा इसका नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा और इसके पॉजिटिव को दूसरी ओर धकेल देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग से कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो ये जो अरेंजमेंट बना माय डियर, इसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर के बारे में हमने बहुत सारा बात डिस्कस कल कर चुके हैं। सर ये कैपेसिटर आ गया तो बोला अब इसकी कैपेसिटी बताइए। अब की बार, पिछली बार आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी बताई थी, अब की बार आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बतानी है। लेकिन यहां ध्यान रखना है माय डियर कि जो इसके अंदर मीडियम है ना, वो मीडियम क्या रखना है सर, एयर है। अगर एयर है तो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एयर को छोड़ करके कोई और होगा माध्यम तो उसके लिए भी हम आगे कंडीशन लगा लेंगे। ठीक, तो ये आप अपने आप से समझ जाएंगे, स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं लिखा है मतलब एयर है, हम मान लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर टू प्लेट P and R are held parallel to each other and form parallel plate capacitor and form parallel plate capacitor। हिंदी में लिख लेंगे, माना कि दो प्लेट P तथा R एक दूसरे के समांतर स्थित हैं तथा एक समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करते हैं। का निर्माण, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करते हैं। वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में मान लेंगे, लेट each plate has cross sectional area A and the distance between them is D। हिंदी में लिख लीजिए, माना कि दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। मान लिया है कि दोनों प्लेट हैं तो प्लेट का कुछ अपना एरिया होगा, तो दोनों का एरिया हमने क्या मान लिया माय डियर, सेम है। दोनों का एरिया क्या मान लिया, सेम है। कितना है, A है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी माय डियर कितनी है, D है। बस इतना ही से मानना है, बाकी तो अपने आप निकल जाएगा। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के लिख लेंगे। सर ठीक है, अब क्या करना है सर, बोला हमको तो कैपेसिटी चाहिए, जरा देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले एक और चीज मान लीजिए, लेट
सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट पी इज क्या हो जाएगा सर, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। हिंदी में लिख लेंगे प्लेट पी का पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेट पी का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इसी तरह से लेट मान लेंगे किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, कौन सी प्लेट है, आर है। आर का क्या हो जाएगा माय डियर, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए। क्योंकि माइनस पता है क्यों लेते हैं इसको, जो चार्ज आप प्लस में दीजिएगा सर, वही चार्ज यहाँ पे इंडक्शन के कारण क्या होता है सर, आ जाता है। क्या हो जाता है, वही चार्ज इंडक्शन के कारण क्या होता है माय डियर, वहां आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हमें निकालना है, इस एक्चुअली में क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है सर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू सर सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अभी मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में समझाया यही चीज़ कि सर आपको कैपेसिटी अगर चाहिए ना माय डियर, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी आप लगाएंगे। तो सबसे पहले चार्ज तो हमें पता ही होता है, हमें चाहिए होता है पोटेंशियल। तो जैसे हमको पोटेंशियल मिलेगा सर, यहाँ पुट करेंगे कैपेसिटी मिल जाएगा। इसका मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअली में, पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल मिला यहाँ रखिए कैपेसिटी आ जाएगा। तो हमारा ये काम है कि बस पोटेंशियल पहले निकाल के लाएं। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा फटाफट, ये मैं मिटा रहा हूं। पोटेंशियल निकालना है। अब चलते हैं पोटेंशियल सर कैसे निकाल के लाएं। अब मेन बात है कि भाई पोटेंशियल आए तो आए कैसे, तो देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आप जानिए। आपको मैंने एक रिलेशन सर बता रखा है, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था सर, ई इजकल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस के साथ। माइनस साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि जो जिधर पोटेंशियल घट रहा होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बस हम लोग यहाँ डेरिवेशन में माइनस साइन का यूज नहीं करते, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर ये पोटेंशियल हमारा v हो जाए, dv की जगह पे v लिख सकते हैं और dx की जगह पे क्या लिख दूं, d बाई डिस्टेंस ही है ना, ये dx भी डिस्टेंस है और dv पोटेंशियल है। तो dv पोटेंशियल को v लिख दूं और dx को d लिख दूं माय डियर, तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा E इजकल टू वी बाई डी। भाई सेम ही चीज़ है, ये रिलेशन आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले ड्राइव करके दिखा चुका हूँ। तो इस पोटेंशियल को हमने v लिख दिया, dx को डिस्टेंस को d लिख दिया, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, v बाई डी। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं सर कि v इजकल टू E इंटू डी। सर ये लिख सकते हैं, ये आप एग्जाम में ये मत लिखिएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं v इजकल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। यानी कि सर हमको पोटेंशियल चाहिए, हमें तो कैपेसिटी निकालनी थी और कैपेसिटी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल चाहिए, विभव का मान निकालना पड़ता है। तो अब विभव इजकल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो बोला सर पोटेंशियल v इजकल टू E इंटू डी है, तो अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो सर उससे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, यानी कि C बताना है, धारिता निकालनी है तो विभव निकालना पड़ेगा, और विभव निकालना है तो विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। ये लिंक समझना पड़ेगा आपको, जब ये आप रिलेट करेंगे ना बहुत आसानी से कोई भी डेरिवेशन आपसे हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रखेंगे तो भी मिल जाएगा, और जब भी मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू उठा करके वो कैपेसिटी वाले में रख दीजिएगा, कैपेसिटी भी मिल जाएगा आपको। बोला ठीक है सर, ये आपका बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सर निकालनी पड़ेगी। अब सर हम क्या जानते हैं कि अगर आपको मैंने पढ़ा रखा है, वो भी स्टूडेंट्स जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और ये निगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, ठीक, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है माय डियर, अच्छे से आपको फोटो बना करके समझा करके दिखाया हुआ था कि दो ऐसे बना रखा था, इस पे प्लस चार्ज था, इस पे माइनस चार्ज था, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कैसे हो रहा है इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में जहां गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा रखा है मैंने, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन नंबर 1 में जाएंगे। पहले जो गॉस थ्योरी का जो एप्लीकेशन का
पहला वीडियो, 2 वीडियो है, पहले वीडियो में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इसकी कहानी मिल जाएगी। तो जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ जाके इसको जरूर समझ लेंगे, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बातें आती हैं। तो सर देखिए वही तो है, ये पॉजिटिव प्लेट है और सर ये निगेटिव प्लेट है, तो इन दोनों का, दोनों पे सेम ही चार्ज होगा, यानी कि डेंसिटी भी सेम होगी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी होगी उतनी ही इसकी भी होगी, बस ये प्लस का ये माइनस का होता है। तो ऐसे केस में जब दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हों और इस पे सेम पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे सेम नेगेटिव चार्ज हो, तो इनके बीच में जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बस हम लोग यही वैल्यू क्या कर देंगे, लिख देंगे। बस देखिए, लिखिए वी नो दैट the electric field between the plates is, हम जानते हैं कि हिंदी में लिख लेंगे, हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू कितना होता है माय डियर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर वाला जस्ट समझाने के लिए था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिखेंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। बोला वी निकालना है तो ई निकाल लिए। अब ई हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, सिग्मा बाई। ये केसी कंडीशन ही ऐसी है कि सर इसमें प्लस चार्ज है, उस पर सेम माइनस चार्ज है, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप वीडियो आराम से रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए ऐसे। इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर हमको मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू अभी लिखा था, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाए, क्यू बाई ए, अभी लिखा था, ब्रैकेट में लिख दीजिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये होता है कि नहीं होता, अभी लिखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व क्यू बाई ए, तो सिग्मा के जगह पे क्यू बाई ए रख दिया और नीचे में एप्सिलॉन नॉट है, तो माय डियर एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे रह गया। बोला ठीक है सर, आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेके आ गए, अब तो पोटेंशियल तो ला दीजिए। ठीक है, तो पोटेंशियल ला दें, आगे लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर माय डियर कितना हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। प्लेटों के बीच विभवांतर सर v इजकल टू ई इंटू डी, तो e की वैल्यू सर मिल गई है कितनी, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए इंटू डी। ये आ गया सर पोटेंशियल, पोटेंशियल v इजकल टू ई इंटू डी। ई की वैल्यू उठा करके ये देखिए, ई की वैल्यू इतना रख दिया और डी का डी वैसे रह गया। अब सर पोटेंशियल आ गया है, अब हमें चाहिए कैपेसिटी। तो बोला सर अब करना क्या है, अब तो बस वैल्यू रखना है C इजकल टू क्यू बाई भी। कैपेसिटी C इजकल टू क्या होता है सर, क्यू बाई भी होता है। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, C इजकल टू क्यू बाई भी। बोला अच्छा रख दीजिए, वैल्यू रखिए, बात खत्म। तो कैपेसिटी C इजकल टू क्यू बाई भी। अब ये भी की वैल्यू कितनी आई थी सर, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए इंटू डी। ये आया था किसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू। अब जरा आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है सर आपको कि Q से Q कैंसिल हो जाएगा माय डियर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और देखेंगे इसके नीचे ये है और इसके भी नीचे ये है, तो एप्सिलॉन नॉट और A ये दोनों सबसे नीचे हैं, तो ये दोनों अब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे और Q से Q कट जाएगा, और D नीचे में है तो नीचे का नीचे रह जाएगा। तो Q से Q कट गया है, A और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया है सर, ऊपर चला गया है, और नीचे में कौन बच गया, ये D आ गया सर। ये डेरिवेशन हमारा हो गया है कैपेसिटी समानांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होती है माय डियर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आपसे पूछी जाएगी तो आप बनाएंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां ए एरिया होगा इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता परमिटिविटी होती है और डी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है माय डियर। यानी यहां से आप बता सकते हैं कि सर जो कैपेसिटी है वो एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता पे निर्भर करती है धारिता। और ये बात भी मैंने कल नोट में लिखाया था कि जो धारिता होती है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करती है, और आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि माध्यम के ऊपर निर्भर कर रही है, ए के समानुपाती है, यानी क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है और डी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ सी इज, ये दोनों बात आप पहले से जानते हैं, ये जान लीजिए कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी आप जब दूरी बढ़ाइएगा माय डियर, तो कैपेसिटी घट जाएगी। प्लेटों के बीच की जब दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घट जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दें तो क्या होगा सर, कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपेसिटी घट जाएगी। ये है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगी। बोला सर एप्सिलॉन नॉट लगाए हैं, इसका मतलब मीडियम कौन सा होगा, हवा होगा। यानी कि सर अगर दूसरा मीडियम ले लें, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा फॉर अदर मीडियम, दूसरा मीडियम के लिए सर कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बोला कुछ नहीं होता है, खाली उस मीडियम की सापेक्षिक विद्युतशीलता से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी चीजें सेम ही रहेगी। अभी हमने पिछले डेरिवेशन में भी आपको ये करके दिखाया था। दूसरा माध्यम होगा तो एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे खाली एप्सिलॉन लिखेंगे, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। इसीलिए दूसरा माध्यम होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, और आपका हवा होगा तो ये फार्मूला हो जाने वाला है माय डियर। तो आप सभी को आज का लेक्चर बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। जिन्हें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है जिस भी टॉपिक में, उस टॉपिक का तो बस हो गया, रिपीट कीजिए वीडियो को और समझिए। ऐसा ही करते हैं क्वेश्चन में भी माय डियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, जरूर से जरूर हमको लगता है ऐसा कि क्लियर जरूर हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा, और वीडियो आप जितना हो सके माय डियर, मैं बोलता हूं अपने फ्रेंड सर्कल में हर रोज का वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो बच्चे तक माय डियर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर।